चीजों को आप कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बता के चला जाऊंगा आपको, लास्ट बात है। आप तो एक काम कर लीजिए, कोई टॉपिक पढ़ो, उस पुराने क्वेश्चन निकाल, केवल पुराने क्वेश्चन निकालिए कि क्या कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे को आगे कोई कई बार कहता है कि अरे सर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मैं मन ही मन बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ, नहीं आती हिस्ट्री। इतिहास बहुत बड़ा विषय, किसी को कैसे आ सकता है, किसी आदमी को नहीं आ सकता, तो मुझे कैसे आ सकती है? तो सर नहीं आप अच्छा पढ़ाते हो। मैं सोचता हूँ मैं पढ़ाता क्या हूँ। जैसे मान लो किसी के बारे में पढ़ाना कि मुझे पढ़ाना है एकीकरण के बारे में पढ़ाना, राजस्थान का एकीकरण पढ़ाना, तो क्या पढ़ाऊं मैं जाके? या मुझे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पढ़ाना है, तो मुझे क्या पढ़ाना चाहिए जाके क्लास के अंदर? एक तो ये है कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे 4 किताबें पढ़ूं, 4 किताबें जाके बच्चों के सामने उड़ेल दूं, बच्चे भी राजी, बच्चों को लगा सर को क्या नॉलेज है, भयंकर भयंकर बातें बता दी, और जो एग्जाम में जिनका लेना देना नहीं हो पर बच्चों के सामने मेरा ज्ञान तो उड़ेल के जाऊं ना। अच्छा टीचर कतई वो नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं पिछले सालों के पेपर उठाता हूँ और मैं देखता हूँ कि एकीकरण से क्या क्या क्वेश्चन, और मैंने देखे कि एकीकरण से 7 सवाल पूछे। एकीकरण में ये पूछा हुआ कि मत्स्य संघ कब बना था, एकीकरण में ये पूछा हुआ कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था, एकीकरण में ये पूछा हुआ है कि वरत राजस्थान की तिथि क्या थी, एकीकरण में ये पूछा हुआ कि कहाँ के राजा ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, एकीकरण में ये पूछा कि एकीकरण कंप्लीट हुआ था तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, या 2 क्वेश्चन और। मेरा सबसे पहले रहता है कि ये 7 क्वेश्चन अपने आज के पढ़ाई में आ जाने चाहिए। 7 तो ये पक्के के पक्के लिखाने हैं अपने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिखवाऊंगा, बच्चा घर पे जाके पुराने पेपर मिलाएगा और उसको जब लगेगा कि जो आज सर ने पढ़ाया था वो सारे के सारे पुराने पेपर में उसको लगेगा सर पढ़ाते तो। बच्चा ये नहीं सोचता कि पुराने पेपर सर तेरे से पहले देखते हैं, तू बाद में देखता है, अंतर इतना ही। सर थोड़े से होशियार हो गए इस मामले के। इसलिए जब आप पुराने पेपर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिंगल बार किसी रानी का नाम नहीं पूछा हुआ है, सिंगल बार किसी युद्ध का सन नहीं पूछा हुआ है, सिंगल बार कभी ये नहीं पूछा कि फलानी रानी के कौन कौन से बेटे, और यदि कभी पूछा है तो उससे मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये वो क्यों याद किया जाए? ये बहुत सिंपल वे के क्लास में हो सकता है सर पढ़ा देंगे, मैं खुद कहता हूँ मैं पढ़ाते समय कई ऐसी बातें बता देता हूँ सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, पर बतानी पड़ती है आपको समझाने के लिए। आपको लगता है ये चीज नहीं समझाऊंगा तब तक आगे वाली चीज बच्चों की नहीं समझ आएगी, तो समझानी पड़ती। कई सालों से लिखवाते हैं कि अल्लट की एक हूण रानी थी हरिया देवी, जिसने हर्षपुर नाम का गांव बसाया था, फलाने फलाने अभिलेख जानकारी में। मुझे कई बार लगता है कि कौन पूछेगा यार हूण रानी हरिया देवी थी, और उसके माध्यम से मैं 4 बातें बताऊं। उसके माध्यम से मैं बातें बताता हूँ कि भारतीय संस्कृति का गुण देखो, एक कि हूण बाहर से आई हुई एक जाति थी, लेकिन फिर भी हमारे राजा महाराजाओं ने उनमें ब्याह शादियां करनी। ये इंडियन कल्चर का एक गुण है जिसको बोलते हैं आत्मसातीकरण, कि हम किसी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो उन बच्चों को और बताता हूँ कि हूण शिव जी के भक्त थे, इसलिए हर हर महादेव का नारा भारत में हूण लेके आए थे। और उनको तब और बताता हूँ कि जो शिव जी के भक्त हुए वो बौद्धों के दुश्मन हुए, उन्होंने बौद्धों के मंदिर तोड़े, ताकि आगे चलकर जब मैं उनको ये लिखवाऊं कि बैराठ में बौद्धों के 8 मंदिर थे जिनको मिहिरकुल तोड़ गया था, मैं वहां पुनः नहीं बोलता कि मिहिरकुल क्यों तोड़े, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कौन था, इसलिए बौद्धों के मंदिर। आगे चलकर जब मैं उनको किसी क्लास में लिखवाऊंगा कि बारडोली का शिव मंदिर मिहिरकुल ने बनवाया था, बच्चा जानता है कि हूण शिव जी भक्त थे, जब हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, तो बारडोली का मंदिर हूण बनवाएंगे तो कौन बनवाएंगे? कंप्लीट। हरिया देवी का क्वेश्चन कभी नहीं है, और हूणों के क्वेश्चन आपको इसलिए हरिया देवी समझानी पड़ती है ताकि हूण, वरना फिर वहां समझाना। चीजें पुराने पेपर देखा कीजिए, उनमें जो पूछी तो वो याद कर ले, ताकि इसकी और चिल रह के पढ़ना। यूं दिमाग पे लोड ले लेके पढ़ते हो ना, बाल उड़ जाएंगे। साल नहीं लेना ऐसे लोड, अपने आराम से पढ़ना, चीजों को सीखने में मजा लेना। आपको कभी नहीं लगता कि आप कभी इकोनॉमी जब पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ के घर जाते हैं और तब आपको लगता है कि यार मुझे आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का अंतर समझ में आ गया, उसमें अच्छा फील होता है? यदि आप कभी इकोनॉमी वाला जब चैप्टर उठाते हैं उसके अंदर पूछते हैं सेंसेक्स ऊपर चला गया नीचे चला गया, आपको समझ आ जाता है। वरना शुरुआत में अखबार में वो इकोनॉमी वाला पेज अपने साइड में हटाते हैं, ये अपने समझ में नहीं आएगा, पर इकोनॉमी जब पढ़ लेते तब वो समझ में आने लग जाता है अपने आप। इंग्लिश पढ़ते थे सर के पास में, सर कोई बताते वो जी इंप्लीमेंट हो जाती, कहीं बात एक आधी बात भी इंप्लीमेंट हो जाती, तो लगता है यार ये बड़ा मजा अलग है कि जो पढ़ाया अपन को जो आता है वो इंप्लीमेंट हो रहा है अपने आप, बात की तो खुद ही नहीं होती। मुझे सर वो इडियम फ्रेजेस याद करवाया करते, सर एक इडियम फ्रेजेस याद करवाते कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं जब अखबार पढ़ने लगा तो द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, उसमें वो कई बार आता, और वो जैसे आता मैं खुश होता, मुझे दूसरे वाली भले आती नहीं थी, ये कोर कसर नहीं छोड़ना, ऊपर वाली लाइन नहीं समझ में आई, पर वो समझ में आएगी, इसका मतलब है कोर कसर नहीं छोड़ना है।
भारत की विदेश नीति का लेख पढ़ रहा था, तो इसका मतलब विदेश मंत्री ऊपर वाला नहीं समझ में आया, पर उस एक पंक्ति को देख लगा विदेश मंत्री ये कह रहा है कि अमेरिका से रिश्ते सुधार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली लाइन अपने आप ही समझ में आ गई। आप पढ़े हुए कंप्लीट कर पाएंगे? पूछ रहे थे कुछ? तुम पूछ तो ये पूछ रहा है कि सर कई बार पड़ोसी तंग करते रहते हैं, पड़ोसी घर वालों को कहते हैं कि क्यों फालतू में पढ़ रहा है, तो उनका क्या इलाज किया जाए। तेरे पूछ तो इंटेंसिटी थी ना, उससे लगता है कि मैं तेरे को बंदूक दूं, तू गोली मार दे उसको। तो आप इलाज बताओ क्या करना है। साइड में खोपड़ा खोल दूं मैं उस आदमी का। हर जगह मतलब बिजनेस कर लोगे तो क्या सारे जीने देंगे? तब कोई नहीं कहेगा, तब भी तो लोग ये कहेंगे ध्यान देना, चिल करना, कहते रहते हैं आसपास में। किसको नहीं कहते, ये सोचा जाए किसको नहीं कहते। सबको परमानेंट इलाज वही है फिर जो मैंने बताया। सबको कह रहे हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ मुझे लगता है अपने ठीक ठाक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक ठाक हो रहा है, फिर भी कोई आसपास वाला जिससे नहीं बनती वो बाद में कुछ ना कुछ डायलॉग दे देता है। अड़े ही रहते हैं, सारा दिन मुंह फाड़ते हैं वहां पे, तो कुछ ना कुछ कोई बात कहनी होती है। आपको अचीवमेंट भी किया तो ही दूसरा उसमें कोई ना कोई निकाल देता है। आप नौकरी लग भी गए तो कोई कहता है पैसे दे के लगा। चार बातें ऐसे लगूंगा क्यों नेगेटिव। ठीक है, हाँ तुम्हारे खूब सारे सवाल पूछो, बैठ जा, नहीं पूछना। हाँ नहीं दे देगा, तू बोल, मैं तेरा ट्रांसलेशन कर दूंगा। हाँ अरे नहीं वाह, बैठ दे, अरे बैठ। नहीं अरे नहीं, अरे नहीं देना, रख। अरे वो मेरे से पटी पहले पुरानी स्टूडेंट। हाँ तुम देखो, सीधी बात मैं नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही हो, फिर बेईमानी की है। अब जैसे तैसे कर सकते वैसे की जाए, ऊपर फाइल खोली जाए, नीचे किताब रखी जाए, है ना, बहाने बनाए जाए कि मैं बीमार हो गई। डेली 5 घंटे तो कोई पढ़ ले तो 4-12-25। मैं मेरी जिंदगी में डेली 5 घंटे नहीं पढ़ पाया। अरे कतई कम नहीं है, 5 घंटे बहुत ज्यादा है डेली। पर होता ये है कि तुम 4 दिन पढ़ती हो, 4 दिन बाद तुम्हें खुद भी लगता है कि अब 3 दिन छोड़ देते हैं। वैसा नहीं किया जाए, डेली पढ़ लो, सब हो जाएगा। तो वैकेंसी आने वाली हो तो उधर से छुट्टियां लेना। अब तुम कहोगे उधर से छुट्टी मिलती नहीं, तो उनको एक एप्लीकेशन दे कहना कि मैं नहीं आऊंगी। कुछ ही नहीं। सुनो, भारत में नौकरी लगना जितना टफ है उससे ज्यादा टफ है भारत में नौकरी से हटना। आपको कोई नौकरी से नहीं निकाले। मेरा एक दोस्त 12th 2012 में इंजीनियरिंग की करते जयन लग गया, और जयन लगते ही पोस्टिंग हो गई। मैंने उसको समझाया कि यार तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, कहाँ जयन वही सावा इधर आरएस की तैयारी कर, तो उधर आरएस की तैयारी करनी। तो उसने कहा छुट्टी नहीं देंगे। मैं एप्लीकेशन लिख के आ जाके नहीं आऊंगा। और घर वालों को कह कहना कि राजस्थान सरकार लिखे हुए जितने कागज है वो फाड़ फाड़ के फेंकने हैं, वरना घर वाले डिप्रेशन में जाएंगे फालतू। अब उसने प्री की कोचिंग की, मेंस की कोचिंग की, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया। पर वो घर से बार बार आते, उसके मैसेज आते, घर वालों ने लेटर देकर लिखा कि हम हटा देंगे तेरे को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मेरे को डेली कहता कि यार वो करे, हटा देंगे, वो हटाने तो दे, बाद में बात दे। किसी ने नहीं हटाया, उसने 6 महीने बाद जाके ज्वाइन। डर के आगे जीत। लोग कितना डरते हैं। मैंने अभी जो एग्जांपल बताया आपको, जो मौन व्रत रखते हैं, सर आरएस में 5th रैंक, ट्रेनिंग शुरू होने वाली। ट्रेनिंग तो लोगों को लगता है ना ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तब तो निकाल देंगे। सर आईएएस का लास्ट चांस, आईएएस का चौथा चांस बचा हुआ, एक ही चांस बचा हुआ। बंदे ने डिसीजन ये लिया कि मैं मेंस दूंगा, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करूंगा, और ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं, फिर मेंस दिया। मतलब यदि आपका आईएएस में सेलेक्ट नहीं होता तो आईएएस की चांस खत्म है, और आरएस से आप बाहर निकाल दिए जाओगे। और घर वालों को कहा कि अपना लेटर उठा के नहीं देखने सर। मेंस दिया, अब मेंस देने के बाद अब तो कोई काम बचा नहीं, वापस गए तब तो ट्रेनिंग खत्म हो गई। ट्रेनिंग खत्म हो गई, सरकार को जाकर भी ट्रेनिंग तो की नहीं, सरकार ने कहा ट्रेनिंग अगले बैच में कर लेना, ज्वाइन तो कर लो।
कोई नहीं निकाले नौकरी से। हाँ, इसमें इसमें हाँ, तो आर्ट एंड कल्चर में भी चीजें देखो। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर में टाबर कुछ ही याद करता रहता है, मतलब इसमें भी याद करता है। गोगा जी के मंदिर पे खेजड़ी के नीचे, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी। अरे राजस्थान में खेजड़ी होती है, अमरूद के नीचे कहाँ बनाओगे मंदिर? इसमें क्या याद करना है? सर इधर ये आरपीसी वाले तो हालांकि मूर्ख हो गए, क्वेश्चन पूछते हैं कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था। ये लो, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि सावन के महीने में पहले छोटे हुआ करते थे, हरे रंग का एक कीट पतंगा आता था और अपने उसके पीछे दौड़ते थे और अपने कहते रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। वो किस रंग का होता था? हरे। हरे रंग को मारवाड़ी में कहते हैं लील। रामदेव जी घोड़े का कोई नाम नहीं है, वो झूठा ही बनाया हुआ आरपीसी। अपने हर घोड़ा लीलो है, हर घोड़ी लील लेना है। तो आपको वैसे कल्चर तो यार हमारे आसपास की चीजें हैं, उसमें याद क्या करना होता है? हम उसको याद कर रही है कल्चर की तो ही ना बेचारी की, कि वो भी अपने याद करते हैं उसको। तो तुम थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के पढ़ोगे, चीजें आ रही है अपने आप में। ठीक है।